मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया है एक बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ में। जेपी यादव का पत्ता काट दिया गया था और इस चीज को लोगों के सामने खुद माधुरी लेके आई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि बीना ने एक लड़के को जन्म दिया है। सारे लोग घर के यहाँ पे पहुँच गए थे। बाबूजी सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें यही बताया गया था कि ये उनका बेटा है। अब तो यहाँ पे कालीन भैया, मकबूल, साथ ही में मुन्ना भी पहुंच गए थे। सब एक एक करके बच्चे को हाथ में लेते हैं, लेकिन सब ये जान नहीं पा रहे थे कि आखिर बच्चे की शक्ल गई किस पे है। बायोलॉजिकल फादर तो उसका राजा था और कालीन भैया से उसकी शक्ल नहीं मिल रही थी। कालीन भैया मुन्ना को भी कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे नए कंपटीशन आ गए, अब तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। जिसके बाद में मुन्ना बिना गलत इंटेंशन के बस बच्चे को गोद में लेने के लिए कहता है, लेकिन बीना इस चक्कर में बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और मुन्ना से बच्चे को वापस ले लेती है कि नहीं आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा छोटा है ना, आप अभी गलत तरीके से पकड़ लेंगे। मुन्ना को ये बात पता चल गई थी कि उसके खिलाफ अब सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हो सकता है कि लखनऊ के अंदर जो वो कांड मचा कर आया था लाला की शादी के अंदर, उस चक्कर में उसे जेल हो जाएगी और अब उसे आखिरी विटनेस को भी उड़ाना है। इसी के कारण वो चच्चा के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे बाहर के सिक्योरिटी गार्ड को मुन्ना के लड़कों ने मार दिया था और मुन्ना अब डायरेक्ट गॉगल पहने सीधा घर के अंदर घुस जाता है। चच्चा अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और मुन्ना कहता है बोलो तुम्हें जो भी कहना है। और इस बार चच्चा चुप बिल्कुल नहीं रहते क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें मरना तो है, तो इससे अच्छा गाली बक के मरता हूँ। इसी के कारण जो गाली मुन्ना ने चच्चा को दी थी वही गाली चच्चा मुन्ना को, उसके बाप को, उसके दादा को, उसके नाना को भी देता है। और इस चक्कर में मुन्ना बहुत भड़क जाता है और कहता है कि हमारे नाना को कुछ मत बोलना, हमारे नाना बहुत बढ़िया आदमी थे, हमारी माँ भी बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद मुन्ना आखिरी आई विटनेस यानी कि चच्चा को भी मार डालता है। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि जेपी यादव की सरकार गिराने के अंदर जरीना को खुद कालीन भैया ने कहा था। कहीं ना कहीं जरीना भी चाहती थी कि जेपी यादव ने उसका बहुत फायदा उठाया है और अब तक भी उसे खुद का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसी के कारण उसने कालीन भैया से हाथ मिला लिया, पैसों की बहुत सारी डीलिंग कर ली और साथ ही में पार्टी के अंदर उसे खुद की एक पोजीशन चाहिए थी। यहाँ मौर्य जी को पता चल गया था कि आखिरी आई विटनेस यानी कि चच्चा मर गए हैं, तो अब उनके पास जो एक आखिरी तिनका बचा था वो यही आदमी था जो कि गूंगा बहरा सब कुछ था। अगर एक बार वो शरद की पिक्चर के ऊपर सर हिला देता है कि इसी ने ही सीएम साहब को मरवाया है, तो शायद आगे की भी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। मौर्य उसे समझाने के लिए आता है, उसे डराने के लिए आता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि ये आदमी बस बात मान जाए और कोर्ट के अंदर बिल्कुल सही सही तरीके से इशारे करे। लेकिन इस आदमी को पता था कि वैसे भी अब इसका जीवन जेलों के अंदर कटने वाला है। वो मौर्य से बहुत पिटा है और अगर गलती से वो शरद का नाम भी ले देगा तो शरद कौन से जिंदा छोड़ेगा। तो वो आदमी वहीं पे रखे हुए बाथ टब के अंदर कूद जाता है और खुद की जान खुद ही ले लेता है। मौर्य आता तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, तब तक वो इस आदमी को बचा ही नहीं पाया। जिसके बाद सीन या बीना के ऊपर शिफ्ट होता है। वो बच्चे के साथ में खेल रही थी, कालीन भैया भी यही थे। उनके जाने के बाद यहाँ राजा आता है और बीना राजा को बहुत सीरियस बात समझाती है कि देखो मुन्ना भैया जो है वो बिल्कुल पागल हो रखे हैं, वो खुद की गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और छोटा भैया यानी कि था तो वो राजा का ही बेटा, लेकिन वो उसे छोटा भैया कहती थी कि छोटे भैया की तुम्हें ही पूरी तरीके से देख रेख करनी है, आगे जाने के बाद में कुछ भी हो सकता है। राजा समझ गया था कि आखिर उसे करना क्या है, जहाँ पे वो बीना को बोल देता है कि अगर हमें जान लेनी पड़े चाहे जान देनी पड़े, लेकिन हम छोटे भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद में सीन पार्टी के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब आज के दिन में किसी को नया नाम इलेक्ट करना था, जैसे कि सीएम साहब के जाने के बाद जेपी यादव ने खुद का नाम इलेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे माधुरी, इसी के साथ में कालीन भैया और सारे के सारे पार्टी वाले लोग बैठे थे। माधुरी सबसे पहले सिंपैथी गेन करना शुरू करती है, सारे लोगों के सामने जेपी यादव से रिलेटेड बात करती है कि उनके कारण हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे पापा ने चाहा था कि इस पार्टी में वो सबके साथ काम करे, सबके साथ आगे बढ़े। अब तक भी उत्तर प्रदेश उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया है, यानी कि वो खुद के फादर को सारे लोगों से जोड़ देती है कि अगर कोई भी सीएम बनेगा तो कोई सिंगल आदमी नहीं बनता है, बल्कि पार्टी के साथ में सीएम बनता है। और माधुरी ने इन्हीं सारी चीजों को लेके एक नाम सोचा है और अगर सब सहमत है तो उस नाम को आगे भेज दिया जाए। कालीन भैया तो बड़े मनी मन खुश हो रहे थे कि चलो फाइनली, ना चाहते हुए भी वो सीएम बन गए, क्योंकि उनका तो कोई एम ही नहीं था सीएम बनने का। फिर भी अब बहू ऐसी आई है कि उन्हें सीएम बना देगी, तो वो बहुत खुश थे। जहाँ पे माधुरी कहती है पापा जी आशीर्वाद दीजिए, हम कुछ नाम लेने वाले हैं, आप बस सहमति दिखाइएगा, मना मत करिएगा। कालीन भैया कहते हैं हाँ हाँ बेटा जरूर करो, क्योंकि कालीन भैया तो सोच रहे थे कि माधुरी उनका नाम लेगी। और तभी माधुरी यहाँ पे खुद का पत्ता फेंकती है और खुद का नाम यहाँ पे बता देती है कि वो सीएम बनने के लिए खुद यानी कि सीएम साहब की बेटी माधुरी इलेक्ट होना चाहती है। जिसके बाद कालीन भैया की पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं कि ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि माधुरी इतनी चालाक निकलेगी। जिसके बाद में सारे पार्टी के मेंबर माधुरी को लेके एकदम श्योर थे कि माधुरी हमेशा से इसी माहौल में रही है और वो इस राज्य को अच्छी तरीके से चला लेगी। इसी के कारण माधुरी के लिए सारे पार्टी के मेंबर हाँ कर देते हैं। माधुरी आती है कालीन भैया के पैर छूने के लिए, लेकिन कालीन भैया उसे जोर से धक्का देते हैं कि निकल जाए यहाँ से। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिस समय कालीन भैया जेपी यादव के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि सीएम साहब मर गए, इस चक्कर के अंदर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसी समय ये बात माधुरी ने सुन ली थी और इस बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा
लगा था कि उसके पापा यहाँ पे मर गए हैं, लेकिन इन लोगों को पैसे और नुकसान की पड़ी है। ये बात जब कालीन भैया घर आके रात के अंदर खुद के बाबूजी को बताते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें तो पहले ही पता होना चाहिए था। माधुरी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे उसने बचपन से राजनीति देखी है, तो आखिर वो अब क्यों नहीं करेगी, उसे भी मौका चाहिए था और जब तक सीट खाली नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ अंदर बीना और उनके काम करने वाली लड़की और इसी के साथ में राजा सारे के सारे ही बाबूजी से बहुत नफरत करते थे। इसी चक्कर के अंदर आज उन्होंने बाबूजी के खाने में भर के मिर्ची डाल दी और कालीन भैया के खाने में नहीं डाली। बाबूजी को खाना दिया जाता है और बाबूजी जैसे ही उस खाने को खाते हैं तो इतनी बुरी तरीके से उनका मुंह चल जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऊपर से उनके आसपास पानी भी नहीं था, मीठा भी नहीं था, शक्कर भी नहीं थी। कालीन भैया भी चिल्लाने लगते हैं कि अरे पानी तो लेकर आओ कोई जल्दी से। यहाँ पे बीना और उसके साथ में काम करने वाले कोई भी इंसान बाहर निकलते ही नहीं है। आराम से 5 मिनट बाद में आते जब तक बाबूजी का पूरा मुंह जल गया होता है और बाबूजी यहाँ पे गालियां दे रहे थे कि कौन है जिसने इतना मिर्ची डाली है खाने में। कालीन भैया खाना टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर तो मिर्ची थी ही नहीं। इतनी ही देर में यहाँ मुन्ना आता है जो कि बताता है कि आपके साथ शपथ वाले इवेंट के अंदर हम भी चलेंगे। जहाँ कालीन भैया कहते हैं कि तुम क्यों चलोगे भाई, तुम्हें किसने बुलाया वहाँ जाने के लिए। तब मुन्ना कहता है कि अब तो हमें इज्जत मिल ही गई है, आपने नहीं दी तो क्या हुआ, हमारी पत्नी इस राज्य की सीएम बनी है और हमें पर्सनल इन्विटेशन आया है तो हम तो जाएंगे और आप चाहे मिर्जापुर दे या नहीं दे, आगे जाने के बाद में तो मिर्जापुर हमारा ही है। मुन्ना यहाँ से थोड़े गुस्से के अंदर निकल जाता है और बीना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, इसी के कारण वो राजा को फटाफट से भेजती है कि उसके बच्चे के पास में जाए, कहीं मुन्ना जाके उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बीना भी यहाँ पे कोई मौका नहीं छोड़ती है मुन्ना के खिलाफ कालीन भैया को भड़काने के लिए। मुन्ना के जाने के बाद वो कालीन भैया को कहती है कि अब आपका बेटा आपसे ज्यादा माधुरी का होने लगा है। कालीन भैया भी ये बात समझ गए थे कि यहाँ पे घर के अंदर दरार तो आ ही गई है। नेक्स्ट डे शपथ का प्रोग्राम था जहाँ पे सीएम के साथ में बाकी सारे पार्टी मेंबर्स भी शपथ लेते हैं, लेकिन ये आपस के अंदर बाप बेटे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। बची कुची कसर शरद ने आके पूरी कर दी थी और मुन्ना को इस बात के लिए प्रवोक कर दिया था कि तुम्हारे पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुन्ना को भी ये बात फील हो गई थी। शरद बोलता है कि तुम्हारे पिताजी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आज से पहले त्रिपाठियों के खानदान के अंदर पावर किसी और के पास नहीं गई है और खासकर तो लड़की के पास तो बिल्कुल नहीं गई है। जहाँ पे मुन्ना का कहना था कि तुम टेंशन मत लो, ये पावर जल्दी हमारे हाथ में आने वाली है, मिर्जापुर अब बस कुछ ही टाइम के अंदर हमारा हो जाएगा। शरद ने आग भी लगा दी थी और मुन्ना के दिल के अंदर खुद की जगह भी बना ली थी। वो मुन्ना के लिए एक इम्पोर्टेंट वाइन भी लेकर आया था। रात होने पे माधुरी अब जब सीएम बन गई थी तो उसे बहुत सारे काम थे तो वो पेपर्स वगैरह साइन कर रही थी। इतनी देर के अंदर मुन्ना भी यहाँ पे आके बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है कि हमें आज बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, तुम डायरेक्ट सीएम बन गई, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, तुमने तो हमें सच में प्राउड कराया है। मुन्ना इंटरनली बहुत ज्यादा खुश था माधुरी को लेके क्योंकि कभी भी ये सारी इज्जत उसे अपने घर वालों से मिली ही नहीं, ना ही वो लोग मुन्ना को समझ पाए और कहीं ना कहीं उसे माधुरी ऐसी लगती है कि माधुरी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और साथ ही में अब तो वो पावर के अंदर भी आ गई है। इन दोनों की लाइफ ठीक थी जहाँ पे ये अपने अच्छे खासे मूवमेंट शेयर करते हैं और जिसके बाद सीनिया पंडित जी के घर पे शिफ्ट हो जाता है। डिम्पी अपने साथ में रॉबिन को लेकर आई थी घर वालों से मिलवाने के लिए। पंडित जी पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ बेटा क्या काम करते हो, जहाँ पे रॉबिन बताता है कि हम बस पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि रॉबिन के लिए सही लाइन तो ये थी कि वो इसकी टोपी उसके सर पे रख के पैसों को बस घुमाता रहता है। जहाँ पे रॉबिन बताता है कि हम बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट कराते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट भी है हमारे और हम तो इवन गुड्डू भैया के भी पैसों को डबल करवाते हैं। रॉबिन को इस वक्त इस घर के अंदर की राजनीति नहीं पता थी कि इन बाप बेटों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, इसी के कारण उसने गलती से गुड्डू का नाम ले दिया। पंडित जी जैसे ये बात सुनते हैं तो वो डिम्पी को अंदर जाने के लिए कहते हैं और साथ ही में उनकी वाइफ को भी कहते हैं कि डिम्पी को अंदर लेकर जाओ। जब यहाँ पे कोई नहीं था तो वो रॉबिन से कहते हैं कि बेटा कि अब जब तुम इस घर के हिस्सेदार बनने के लिए आए हो तो इस घर के सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे होंगे। मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे वो डिटेल्स चाहिए जो कि गुड्डू तुमसे काम करवाता है। वो जहाँ पे भी जितने का भी धंधा करता है उसके पास में जैसा भी पैसा आता है तुम्हारे पास जितनी भी डिटेल है वो सब मुझे चाहिए। रॉबिन कहीं ना कहीं डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके फादर गुड्डू के काम धाम की रिपोर्ट्स क्यों मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी रॉबिन अब जब इस घर का मेंबर बन ही गया था तो शायद गुड्डू के अच्छे के लिए वो उसके फादर को बोल देते कि ठीक है उसके जो भी ट्रांजेक्शन है मैं आपको दे दूंगा। सेम टाइम पे हम गुड्डू को देखते हैं जो कि घर के अंदर आया था और इस समय शबनम यहाँ पे छोटी बच्ची के साथ में खेल रही थी। गुड्डू कहता है कि अब तो वो तुम्हारे साथ रहने लग गई और आजकल तो रोती भी नहीं है। तब शबनम कहती है कि हाँ हम तो उसे जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं और अब तो वो हमारे साथ कभी नहीं रोएगी। कहीं ना कहीं शबनम और गुड्डू दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे। साथ ही में पंडित जी को रॉबिन पसंद आ गया था। इसी के कारण डिम्पी और रॉबिन की बात पक्की कर दी जाती है। वसुधा जी रॉबिन के सर पे तिलक लगा देती है और साथ ही में अब उसे फैमिली का मेंबर घोषित कर दिया जाता है। डिम्पी अपने पापा को कहती है कि आपने हाँ कर दी, नहीं तो हम तो इसे कभी हाँ नहीं करते। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम लेकर आई इसीलिए तो हमने हाँ किया। दूसरी तरफ यहाँ लिप्पी भागती हुई गोलू के पास पहुँच जाती है। गोलू कहती है कि शबनम कहाँ है, तो लिप्पी कहती है कि वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। गोलू को समझ नहीं आता और वो बाहर निकल के आती है तो दूसरे कमरे के अंदर पर्दे को हिलते हुए देखती है जहाँ पे उसे शबनम और गुड्डू दिखाई देते हैं किस करते हुए, जिसे देख के वो बुरी तरीके से डर जाती है या फिर कह सकते कंफ्यूज हो जाती है। जेलस हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, सारे इमोशंस उसके पास में एक साथ में थे। इसी गुस्से के अंदर आके वो छोटे त्यागी को कॉल कर देती है। बेचारे उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी और उसको बोलती है कि अभी के अभी हमारे पास आओ, हमें बहुत कुछ करना है। छोटे त्यागी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बोले क्या। सेम टाइम पे बाबूजी भी यहाँ
पे अपने काम करने वाली को बुला लेते हैं और दरवाजा बंद करवा देते हैं। गोलू यहाँ पे छोटे त्यागी से मिलती है और छोटे त्यागी उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, तुमने आखिर ऐसे बुला क्यों लिया। लेकिन गोलू उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। वो उसे प्यार तो करती नहीं थी, लेकिन उसे इस वक्त जरूरत थी खुद को ही पनिश करने की, खुद को दर्द देने की। इसी के कारण वो छोटे त्यागी को कहती है कि बेल्ट निकालो और अभी के अभी मुझे मारना शुरू करो। त्यागी मना भी करता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो गोलू, खुद को क्यों दर्द दे रही हो। लेकिन गोलू के पास खुद के अपने रीजंस थे। त्यागी जिसमें गोलू की मदद करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हालांकि ये किसी तरीके की मदद नहीं थी, लेकिन गोलू को खुद को दर्द चाहिए था जो कि त्यागी उसे दे देता है और जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ एक तरफ बाबूजी के कमरे से वो लड़की बाहर निकल रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ गोलू भी यहाँ से जाने ही वाली थी। जहाँ पे जाने से पहले वो त्यागी को कहती है कि इस कमरे की बातें इस कमरे के अंदर ही रहेगी, जब दूसरी बार बुलाएंगे तब दूसरी बार आ जाइएगा। रात होने पे गोलू जब लाला की हवेली के अंदर पहुंच जाती है तो लाला कमरे के बाहर ही बैठे थे और गोलू को बिठा के कहते हैं कि हमें पता है कि गुड्डू और तुम में से तुम ज्यादा समझदार हो, शबनम के इतने भी नजदीक मत जाओ कि उसका दिल टूट जाए। तुम्हें भी पता है कि आगे जाके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। गुड्डू बात नहीं मान रहा है और शबनम को भी हम नहीं समझा सकते हैं। तुम समझदार हो और तुम प्लीज इस बात को समझो और गुड्डू को जाके समझाओ। इस समय गोलू गुस्से के अंदर थी और कहीं ना कहीं वो लाला से भी बदतमीजी से बात करती है कि हम क्या समझाएं उनको, दोनों आपस के अंदर समझते रहेंगे, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसे भी पता था कि अगर गुड्डू अपने रास्ते से भटक गया तो शायद ये अपना रिवेंज कभी ले ही नहीं सकते। इसी के कारण वो गुड्डू के पास आती है और उसे समझाती है कि आखिर आप लड़की के कारण क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको मजबूत रहना है, आपको हमारा बदला याद रखना है। तो गुड्डू भी कहता है कि गोलू हम इंसान है, वो हमारी कमजोरी नहीं है, परिवार तो हमारा पहले भी था, तो क्या उन्होंने हमें कमजोर किया? नहीं, बल्कि वो तो हमारी ताकत थे। अब ये भी हमारी नई फैमिली बनने वाली है, तो क्या ये हमारी ताकत नहीं बन सकती क्या? और रही बात बदले की, तो जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हम एक मोमेंट के लिए भी अपना बदला नहीं भूलेंगे, बल्कि हमें जो चूज करना होगा हम वही चूज करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ मुन्ना ने सारे कबूतरों की मीटिंग बुलाई थी, जहाँ पे गन से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही थी। कहीं ना कहीं अब ये लोग भी मुन्ना को बहुत कैजुअल लेने लगे थे, क्योंकि मुन्ना ने एक बार फिर से ईमानदारी की बात कर ली थी, जहाँ पे ये लोग बार बार के अंदर बोल रहे थे कि क्या आप ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, हम ईमानदार है तभी तो आप लोगों के सामने खड़े हैं। यहाँ पे खुद मुन्ना का भी मुंह बंद हो जाता है और सामने वाला एक कबूतर ये भी कहता है कि ईमानदारी की बात आप नहीं करिए तो ही ठीक है। लेकिन मुन्ना कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने गद्दार को सजा भी दी है, मकबूल का भांजा जो था उसे मार दिया गया है। तभी एक कबूतर पीछे से खांसने लगता है, यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। जब यहाँ पे सारे कबूतर चले जाते हैं तब यहाँ पे मुन्ना एक कबूतर को रोक के पूछ लेता है कि आखिर बताओ तुम क्या कह रहे हो, बाबर को तो मार दिया गया था ना, तो फिर आखिर क्या बात है। और मुन्ना को ये बात पता चल जाती है कि बाबर अभी तक मरा नहीं है, बल्कि मकबूल ने उसे जिंदा छोड़ दिया है, यानी कि उसके साथ में भी गद्दारी हुई है। इसी के साथ में सीन दिखाया जाता है कि लाला यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने के लालच के अंदर बिहार वाली पार्टी से खुद मिलता है। त्यागी को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटा त्यागी पहुंचता है, क्योंकि ड्रग्स की डीलिंग तो उसी के साथ में चल रही थी। वो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि बीच के अंदर जो गुड्डू और गोलू है उन्हें हटा दीजिए, हम ही वो व्यापारी हैं जो कि माल सप्लाई करते हैं और आप ही वो व्यापारी हैं जो कि माल खरीदते हैं, तो डायरेक्ट 1 to 1 काम करते हैं। लेकिन त्यागी गोलू के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो रखा था कि उसे कोई मतलब नहीं था कि उसे पैसे कम मिल रहे हैं या फिर ज्यादा मिल रहे हैं या किसके थ्रू मिल रहे हैं, उसे बस गोलू के साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करना था। इसी के कारण वो लाला की डील को ठुकरा देता है और मना कर देता है कि हम आपके साथ डायरेक्ट बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक कोई बीच के अंदर पार्टी नहीं होगी तब तक हम अपना काम नहीं बढ़ाएंगे और आप हमारे बिना तो अकेले बिहार के अंदर कुछ बेच भी नहीं सकते। या दूसरी तरफ पंडित जी को अब जब रॉबिन ने सारे पेपर्स दे दिए थे कि गुड्डू कहाँ पे इन्वेस्ट करता है और उसके पैसे कहाँ से आते हैं, जिसके अंदर अफीम के भी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो कहीं ना कहीं पंडित जी खुश हो जाते हैं कि अब वो गुड्डू के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। इतनी देर के अंदर डिम्पी भी आ जाती है, लेकिन बात को घुमा दिया जाता है, डिम्पी को कुछ नहीं बताया जाता। अब यही चार्जशीट लेके पंडित जी मौर्य के साथ में सीनियर ऑफिसर के पास में जाते हैं, जहाँ पे सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि देखिए अब सरकार पूरी तरीके से बदल गई है, आपके पास में चार्जशीट है, सबसे पहले आप लाला को दबाइए और उसके बाद में गुड्डू पंडित को भी दबा लीजिएगा, आगे जाके हम कालीन भैया को भी इसी चक्कर के अंदर पकड़ लेंगे। अब तो हमें ऊपर से कोई प्रेशर भी नहीं है, हमें किसी से नहीं पूछना, आप लोग मिलकर काम करिए। पंडित जी इस चीज को लेके बड़े खुश थे कि फाइनली गुड्डू पंडित अब अरेस्ट हो जाएगा, तो ना वो किसी को मारेगा ना खुद मरेगा। इस चक्कर के अंदर बात खत्म होने से पहले ही पंडित जी को यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है और मौर्य यहाँ पे अपने सीनियर से डायरेक्ट 1 to 1 बात करता है कि हमें कोई पावर चाहिए, हम गुड्डू पंडित को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अगर हमने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया तो कुछ ही दिनों के बाद में वो बेल लेके निकल जाएगा और फिर से यही सारा काम शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं उसका डायरेक्ट एनकाउंटर करना, अगर एक बार गुड्डू पंडित मारा गया उसके बाद में हम मुन्ना को भी पकड़ लेंगे और कालीन भैया को भी पकड़ लेंगे, एक ही बार में यूपी साफ कर देंगे। जहाँ पे ऑफिसर कहता है कि देख लीजिए मौर्य जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, लेकिन बस थोड़ा संभल के करिएगा। इसी के साथ सीनिया बीना के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसकी काम करने वाली काम कर रही थी लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी। बीना के पूछने पे पता चलता है कि इस काम वाली का फायदा उठाया है बाबूजी ने और उसे बुला लिया गया है। पहले तो मुन्ना भैया उसे फिजिकली असॉल्ट करते थे और अब तो बाबूजी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। साले त्रिपाठियों के खानदान में सारे के सारे आदमी हरामी है। इसी के साथ में सीनिया बाबर के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि खुद की नानी के पास में यानी कि मकबूल की माँ के पास में चुपचाप चोरी छुपे मिलने के लिए आया करता था। आज भी ईद का दिन था और वो उन्हें बिरयानी खिलाने के लिए आया था, लेकिन वो दिन सच में इतना ज्यादा बुरा था क्योंकि
क्योंकि बाबर को मारने के लिए पहले से यहाँ पे मुन्ना पहुंच गया था। वो पहले बाबर को कहता है कि देखो तुमने गद्दारी तो बहुत बड़ी करी है और अब तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वो कहता है बाबर को खिलाओ खिलाओ, अपनी नानी को खिलाओ, रुक क्यों रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारी आखिरी ईद है। जिसके बाद तो इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे मुन्ना बाबर को मारने ही वाला था, लेकिन इस चक्कर के अंदर उसकी नानी ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया था और इस हाथ को छुड़ाने के चक्कर में मुन्ना ने वहाँ पे मकबूल की माँ को ही गोलियां ठोक दी। बेचारी वो बेमतलब के अंदर मारी गई। बाबर इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और वो भी यहाँ पे शूटिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन मुन्ना से वो नहीं बच पाता। मुन्ना वहाँ पे बाबर को भी जान से मार डालता है। मुन्ना इधर उधर की चीजें देखता है, जहाँ पे उसे मकबूल की एक पर्सनल डायरी मिलती है और वो उस डायरी के अंदर लिख के चला जाता है कि गद्दारी अच्छी चीज नहीं है, जो कि तुमने अच्छी तरीके से नहीं निभाई है और इसी चीज का तुम्हें अंजाम मिला है। मकबूल घर आके वो डायरी पढ़ता है, उसे वहाँ पे खुद की माँ मरी हुई मिलती है, बाबर मरा हुआ मिलता है और उसे ये भी पता था कि ये काम खुद मुन्ना ने किया है। जहाँ पे अब मकबूल अपनी माँ और बाबर का फ्यूनरल कर रहा था। अब तो यहाँ पे कालीन भैया और बाबूजी भी पहुँच गए थे। जैसे उन्हें पता चला, मकबूल यहाँ पे हद से ज्यादा गुस्से के अंदर था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अब बाबूजी और कालीन भैया दोनों ही खुद के बेटे की गलती को छुपाने के लिए इल्जाम खुद के ऊपर ले लेते हैं कि इन दोनों ने मिलकर मुन्ना को भेजा था, क्योंकि मकबूल ने गद्दारी करी बाबर को नहीं मार के। तो मकबूल कहता है कि ठीक है, हमने गद्दारी करी, तो आखिर इसके अंदर हमारी माँ का क्या दोष था। तब बाबूजी फिर से बात को संभालते हैं और कहते हैं कि आज देखिए हमारी हालत ऐसी क्यों है, तुम्हारी माँ को बचाने के चक्कर में आज हम कुर्सी पे बैठे हैं। जब हमने तुम्हारी माँ को जिंदगी दी है, त्रिपाठियों की दी हुई जिंदगी तुम्हारी माँ से वापस ले ली गई है। कालीन भैया उसके पास बैठ जाता है और उसे समझाने के बजाय कोई ना कोई अलग तरीके का थ्रेट देके चला जाता है। हालांकि मकबूल उससे डरता तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो कालीन भैया और बाबूजी की बहुत इज्जत करता है और उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता। कालीन भैया आके बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं। मकबूल कहता है कि आप नहीं समझ सकते, वो हमारी माँ थी, हमारे सर से साया उठ गया। यहाँ से जब कालीन भैया और बाबूजी जा रहे थे तो आपस के अंदर बात करते हैं कि मुन्ना ने ये बहुत ज्यादा गलत किया है, उसे एक बार सोचना समझना जरूर चाहिए था। अगर वो बाबर मरता तब तक ठीक था, लेकिन मकबूल की माँ को मार के उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लेकिन कालीन भैया को पता था कि आखिर मकबूल को रोकने के क्या तरीके हैं। रात भर मकबूल अपनी माँ और बाबर के कब्र के पास ही बैठा था और अगली सुबह होते ही मकबूल अपना बदला लेने के लिए त्रिपाठियों की कोठी तक पहुँच जाता है। गाड़ी से बाहर निकलता और उसके हाथ में गन वगैरह थी। और इसी बहुत ही गजब सस्पेंस के साथ गाइस ये शानदार सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मकबूल बाबूजी को मार देगा और आगे क्या क्या होगा गाइस, ये सब हमें फाइनल एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।